ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बेटा बात हो रही है जी सर। कौन से सवाल की बात कर रहे हैं जो कल दिया था? सर जी अगर नॉर्मल वेजेस में आपने नॉर्मल टाइम ले लिया है तो ओवर टाइम में फिर रिमेनिंग ही लेंगे नहीं यार, रिमेनिंग अलग ले लेंगे। तो कल बात हुई है। अच्छा आ गए सर, अपनी वर्किंग चेक करवानी जो आपने की है। आंसर गलत है, अब नहीं दिखानी। अपनी कल वर्किंग चेक करवानी है, आपने कैसे की? वन सेकेंड इस तरह कीजिएगा, अभी जो मैंने कल क्वेश्चन दिए ना इनको जरा इकट्ठा करना शुरू कर दें वीकेंड तक के लिए। तो इसमें मेरे ख्याल इस आर्ट वाले में कुछ है 2-3 चीजें जो मैंने वर्किंग जरा समझा दूंगा। तो अब अटेम्प्ट कर लिया ना बारह कुछ ना कुछ। पेज नंबर ढूंढे, पेज नंबर 86 ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, पेज नंबर 86। दोबारा सर ये जरा मिक्स करके चीजें करते हैं मेरे इन दिनों में। एक टोपाज के नाम से क्वेश्चन होगा, इसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग आनी है, अपने कैलकुलेट करनी है यूनिट प्राइस दैट द टीएल could bid for the special order to Pearl Limited. बिड प्राइस कैलकुलेट यूनिट प्राइस could bid सेल प्राइस। आप लोग इससे कीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर रिवाइज कर लें। एक तो है ऑल्टर और सीवीपी। अब डेफिनेटली वो सीवीपी वाला चक्कर बीच में नहीं है, लेकिन ऑल्टर में एक दो बहसें ऐसी हुई हैं जो शायद इसमें आपको हेल्पफुल हो जाएंगी। ऑल्टर सीवीपी पेज नंबर 8 था मेरे ख्याल, कल देखा हमने। पेज नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 8। देन उसके बाद अगर वैसे तो रेलेवेंट कॉस्टिंग मेरे ख्याल होगी जहन में मोटी मोटी, वो रिंग शिंग देख लीजिएगा एक नजर। रिंग जो इस बुक के एंड पे था कहीं मिल जाएगा पेज नंबर 2। मतलब आधा को घंटा पहले इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा लगाना है, आधा को घंटा फिगर्स के साथ रिवाइज करके, और देन फिर एक अच्छी सी एफर्ट। देखिए सर ये 100% वाली गेम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जहन से निकाल दी। ये पेज नंबर देखिएगा, ये 100% की गेम ही नहीं। कॉस्ट के पेपर में अल्लाह करे 2 सवाल ऐसे हो जाए जो क्लोज टू 100 हो जाए, बाकी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपने अपना एग्जामिनर का नॉलेज शो करना है। और मैंने बार बार आपको बताया कि मिस्टेक करने वाले हजरात एक मेरे जैसे भी होते हैं जिन्होंने पूरा सेशन नहीं पढ़ा, उनकी भी मिस्टेक्स होती हैं, और आप जैसे भी होते हैं जिन्होंने पूरा सेशन पढ़ा है। लेकिन मेरी जैसे लोगों की मिस्टेक और आप जैसे लोगों की मिस्टेक में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये हर बंदे को पता चल जाता है, और एग्जामिनर यही देख रहा है। ये कोई 100% वाली गेम ही नहीं है। मसला अगर आप लोगों ने पढ़ा है और आप हर क्वेश्चन 100% करना शुरू हो जाए तो आपके तो 100 नंबर आ जाए। और मेरे जैसे जो आपके साथ बैठ बैठ के कभी कभी कुछ ना कुछ देखते रहे और कहीं आपसे पूछ ये वाला सवाल कर लूं, तो कहीं मेरे जैसे भी आपके साथ बैठ बैठ के 50 ना ले लें, ये एग्जामिनर को खतरा है। एग्जामिनर 50 किसको देना चाहता है? जिसने अपनी पूरी मेहनत कर ली है और वो थक गए। तो वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा कि आपको हर क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। हाँ, अब ऐसा ऐसा ये जरूर होना चाहिए कि जो चीजें रिपीट हो रही हैं वो गलत ना हो, और जो नहीं आ रही उनकी एक अच्छी सी कोशिश हो। तो ये 100% वाली गेम जब तक जहन से नहीं निकालेंगे आप रिलैक्स नहीं कर सकेंगे। और एग्जाम में अगर इस चक्कर में पड़ गई तो सवाल फंस गया, ये फंसना है। लेकिन उसके बाद जो आप कर सकें बस वो कर। लेकिन एक फंसना मेरा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक आपका। आपने फीस जमा कराई है, मैंने नहीं कराई, इसलिए आजकल मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर गुजरते दिन के साथ साथ रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ।
लेकिन एक आप रिलैक्स हैं, पढ़ते रहते हैं रिलैक्स होते हैं। ये जहन से ये खौफ निकालना है यार, ये सवाल 100% की नहीं होता, तो ये 100% बहस ही नहीं है, खास तौर पे कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह में कुछ प्रिडिक्टेबल सा होता है, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो का सवाल आ गया तो पता चल गया कुछ कैश फ्लो में से ये होता था, ये होता है। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट नोट डिस्क्लोजर, लीज का सवाल आ जाए FA2 में, तो कंसोलिडेशन, मतलब कुछ ना कुछ पता चल जाता है, अब ये करना है। इसमें ये खास तौर पर जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन है, इनमें हर सवाल में कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, और अब हमारी कोशिश ये है कि हम नया नया सोचने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो करनी तरह ये, सॉरी मैं टोपाज का पेज नंबर बताया नहीं इसका, तो इन दोनों क्वेश्चन पे जाएं और देन पेज नंबर 86 वाले क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी सी एफर्ट कर दें। तो बाकी ये चीजें दोबारा इकट्ठी कर लें इंशाल्लाह, इस वीकेंड तक मुझे उम्मीद है कि 3-4 और हो जाएंगे जी। जो मैंने क्वेश्चंस कल दिए थे वो काइंडली जरा इकट्ठे कर लें, इंशाल्लाह फिर एक दफे डिस्कस करेंगे। आज आने जरा ये मटेरियल वाली बहस जो कल स्टार्ट हुई थी इसको जरा वाइंड अप करें। पेज नंबर 280 पेज नंबर 80 सॉरी 280 दोबारा स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 279 पे एंड में जो डिस्कशन हो रही थी एक नजर रिवाइज करें। जी वो ग्रेड्स वगैरह के बेटा इंशाल्लाह बाद में फिर खुद से ही करूंगा, उसकी वर्किंग्स करवा दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो फिलहाल कैंडी जरा इस पे जरा थोड़ा सा टाइम इसको दे दो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गए जी सारे? बात सर ये हो रही थी कि स्टॉक रखना तो चाहिए, तो चाहिए सर, वरना स्टॉक आउट हो जाएगा। अब स्टॉक कितना रखें, कैसे मंगवाएं, कितने ऑर्डर्स से मंगवाएं? ज्यादा ऑर्डर्स करेंगे तो स्टॉक तो ज्यादा दफा बार बार आएगा, देर पर कम क्वांटिटी आएगी, तो होल्डिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इकट्ठा मंगवाएंगे फिर ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। तब एक डायलेमा हम फेस कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, एक इनवर्स रिलेशनशिप बन गया बिटवीन द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। तो उसको फिर रिजॉल्व करने के लिए खर्चा तो होना है, पेज नंबर 280 पे एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट्स। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें बताती क्या है, मैंने एक साथ ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे थे, ये हमें ऑर्डर साइज बताएगा। ऑर्डर साइज किसे कहते हैं? इंग्लिश मेरा ख्याल हेल्पफुल नहीं होती, ठीक है इंग्लिश में बोल तो दिया। एक दफा अगर ऑर्डर देंगे, एक दफा अगर ऑर्डर करेंगे तो कितने यूनिट्स का ऑर्डर देंगे। मींस फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सप्लायर को कॉल करके ऑर्डर कर रहे हैं तो आप कितने यूनिट्स उसे कहें कि मुझे भिजवा दें, दिस इज ऑर्डर साइज। तो इकोनॉमिक ये इसलिए है, इंशाल्लाह भी हम वर्किंग करेंगे तो इस लेवल पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का सम मिनिमम हुआ करेगा। तो वो कैसे हुआ करेगा वो आप शुरू करेंगे, पेज नंबर 280 पे आता है। पहले जरा इसका एक बैकग्राउंड सा जरा फाइनल करना जरा, ये कैसे बना है, किन अजम्पशंस की बेस पे मॉडल बना। EOQ is a mathematical model which aims to identify the order quantity for any item of inventory that minimizes total annual inventory cost। एक फार्मूला सर नीचे, बल्कि एक नजर देखना ऐसे सस्पेंस रहेगा, पेज नंबर 280 के दरमियान से नीचे जरा एक फार्मूला ऑफ EOQ बना हुआ है, 2 समथिंग बना हुआ है। ये फार्मूला हमें इकोनॉमिक ऑर्डर साइज बताएगा और एक मैथमेटिकल फार्मूला। लेकिन फार्मूले से पहले जरा ये किन अजम्पशंस की बेस पे, ये फार्मूला डेवलप करते हुए कुछ अजम्पशंस ली गई हैं और जब आप पढ़ेंगे तो कुछ अजम्पशंस बड़ी अनरियलिस्टिक सी आपको महसूस होंगी। तो पहले इनिशियली हम ये करेंगे कि इन्हीं अजम्पशंस की बेस पे डिस्कशन कर लेंगे, बाद में फिर डेफिनेटली अगर ये अजम्पशंस प्रैक्टिकली वायलेट हो जाएंगी तो फिर कैसे वर्किंग करेंगे वो फिर अलग बहस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किन अजम्पशंस की बेस पे है, आइए जरा एक एक करके पढ़ना शुरू करें। Assumption number 1, टेबल से बनाओ। There are no bulk purchase discounts। बल्क परचेज डिस्काउंट वैसे होती है, इसका मीनिंग क्या है? अगर आप ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर देंगे तो क्या डिस्काउंट मिल जाती है? लेकिन EOQ के इस फॉर्मूले में ये अजम्पशन है कि नहीं मिलती है।
तो डेफिनेटली बहुत लॉजिकल अजम्पशन नहीं है। अगर ये अजम्पशन सही ना हो फिर क्या होगा, वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। लेकिन इस अजम्पशन को अगर ले लिया जाए तो उसकी इम्प्लीकेशन फिर क्या बनेगी, जरा इसके साथ ऑर्डर साइज डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। मसलन फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख यूनिट्स चाहिए और 1 लाख यूनिट्स जो हैं उन्हें मंगवाने के लिए फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर साइज 10,000 यूनिट्स का रख ली है। लेट्स अज्यूम एक यूनिट जो 10 रुपए का है, मैं सिंपल फिगर्स बोल रहा हूँ, वर्किंग किया करें। 1 लाख यूनिट्स इंटू 10 लाख रुपया टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अगर हम 10,000 यूनिट्स मंगवाएंगे तो 10,000 इंटू 10, एक ऑर्डर की परचेज कॉस्ट 1 लाख हो जाएगी। और 10 दफा मंगवाएंगे, 10 दफा कैसे, लाख चाहिए, 10,000 का एक ऑर्डर होगा, तो 10 दफा ऑर्डर जाएंगे तो टोटल 10 लाख हो जाएगा। मतलब इसका ये कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर साइज 20,000 यूनिट्स का करते हैं तब भी 20,000 इंटू 10 ही रहेगा। ये जो 10 रुपया है पर यूनिट ये कांस्टेंट रहेगा, ये हमारी अजम्पशन है अगर बल्क परचेज डिस्काउंट नहीं मिलेगी। विच मींस हम ऑर्डर साइज ज्यादा करें, ऑर्डर साइज किसे कहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इन एन ऑर्डर। 10 से 20 पे ले जाएं, 10,000 से 1,000 पे आ जाएं, 2,000 पे आ जाएं, 50,000 का ऑर्डर कर दें, द परचेज प्राइस विल नॉट चेंज। फर्स्ट पेज पे जाएं, पेज नंबर 278 पे। 4 चीजें हमने वहां डिस्कस की थी कि इन्वेंट्री से रिलेटेड 4 तरह के खर्चे होते हैं। ऊपर स्टार्ट में एक परचेज प्राइस है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक होल्डिंग कॉस्ट है और एक शॉर्टेज कॉस्ट है। ये चारों ज़हन में मुसलसल रख के वापस आए जरा। अगर ऑर्डर साइज से टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट ने नहीं बदलना, हमारा ऑर्डर साइज ज्यादा हो या कम हो, तो इस केस में फिर वो कहता है परचेज प्राइस इग्नोर हो जानी चाहिए इस डिसीजन में। ये डिसीजन करते हुए कि हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर दें, परचेज कॉस्ट फिर रेलिवेंट नहीं रही। क्यों नहीं रही, क्योंकि उसने वो ही रहना है जो कम ऑर्डर साइज का होगा या ज्यादा ऑर्डर साइज का। तो वंस अगेन यहाँ कोई रेलिवेंट कॉस्टिंग की बहस शुरू हो गई है। हम एक डिसीजन लेने लगे हैं कि हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर दें। अगर हमारे इस डिसीजन से परचेज कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ना क्योंकि बल्क डिस्काउंट नहीं है, तो परचेज कॉस्ट 4 में से परचेज कॉस्ट है वो डिसीजन में रेलिवेंट ही नहीं रही। कौन सी 3 चीजें बच गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट। तो क्या अजम्पशन अगर ले लें तो क्या चीज डिसीजन से निकल गई, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कहे कि बल्क परचेज डिस्काउंट है तो फिर वो ईओक्यू के अलावा बहस हो जाएगी। और डेफिनेटली फिर ईओक्यू के अलावा बहस अगर करेंगे तो फिर परचेज कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन ईओक्यू में अजम्पशन क्या ली गई हुई है बनाते हुए, therefore purchase cost is not relevant. Number 2, ऑर्डर लीड टाइम। लीड टाइम जरा बैठे अंदर इनका और ब्रैकेट पढ़ने का, पहले लीड टाइम समझ लें। टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग डिलीवरी फ्रॉम सप्लायर। ऑर्डर देने से लेके चीजें आने तक का जो टाइम पीरियड है उसे लीड टाइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस लाहौर में चल रहा है और आपका सप्लायर कराची में। आपने फोन करके कहा कि हमें 10,000 यूनिट्स भिजवा दें, तो जैसे ही आपने ये ऑर्डर दिया गुड्स आ जाएंगी, उन्हें आने में टाइम लगेगा। वो जो टाइम लगेगा आपके ऑर्डर से लेके चीजों के आप तक पहुंचने तक, चीजों के आपके पास पहुंचने तक, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, लीड टाइम। अब अगर इवन आपका सप्लायर लाहौर में ही हो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर भी कुछ ना कुछ, एक दिन में भी आधा दिन, कुछ ना कुछ टाइम लगना है। कब से लेके कब तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, लेकिन यही लीड टाइम अगर आप चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, जापान से मंगवानी है, लाहौर तक लानी है, तो लीड टाइम ज्यादा भी हो सकता है, मंथ्स में इवन जा सकता है। तो लीड टाइम मींस द टाइम बिटवीन या द पीरियड बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स। अब ये ब्रैकेट छोड़कर पढ़ें, ऑर्डर लीड टाइम इज कांस्टेंट भी है और नॉन भी। सेकंड अजम्पशन ईओक्यू की है कि लीड टाइम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पता भी है और वो सेम भी रहेगा। मसलन फॉर एग्जांपल 10 दिन है, 10 दिन पता भी है
और ये हमेशा 10 ही रहेंगे। क्या इसमें भी चेंज आ सकता है? प्रैक्टिकल लिमिटेशंस अपनी जगह। कराची से लाहौर फॉर एग्जांपल आते हुए 3 दिन लग रहे हैं, ट्रक्स स्लो चलते हैं, तो लेकिन हमारी assumption है कि 3 अगर लगते हैं तो 3 ही लगेंगे। क्या समटाइम रास्ते में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उसकी वजह से डिले भी हो सकता है, लेकिन EOQ में क्या assumed है, ऑर्डर लीड टाइम इज नोन भी है, और अगर 3 दिन नोन है तो वो 3 ही रहेंगे। नेक्स्ट इसके इम्प्लीकेशन पढ़ा। इस assumption की इम्प्लीकेशन क्या है? Delivery of the new order is always timed to coincide with the running out of the inventory. क्या चीज किसके साथ मैच कर देगी कंसाइड? मतलब सर इसका ये कि फॉर एग्जांपल 3 दिनों में ऑर्डर आना है, 3 दिनों में गुड्स ने डिलीवर होना, तो जिस दिन आपके पास स्टॉक में 3 दिन का स्टॉक रह जाए आप कॉल कर देंगे, और ये 3 दिन क्योंकि कांस्टेंट ही रहने हैं, ये हमारी assumption है। इसलिए जैसे ही आखिरी यूनिट उठाएंगे, रॉ मटेरियल का आखिरी केजी उठाएंगे, उसने आगे बेल में मैं आ गया। क्या चीज किसके साथ मैच हुई हुई है? आखिरी जैसे उठाएंगे रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, साथ ही नई डिलीवरी आ जाएगी, क्योंकि हम एग्जैक्टली कब ऑर्डर कर देंगे? जब लीड टाइम जितना स्टॉक रह जाएगा, जब लीड टाइम जितना स्टॉक रह जाएगा, समझ आता है? 10 दिन फॉर एग्जांपल लगने हैं, तो जब 10 दिनों का स्टॉक हमारे पास पड़ा होगा हम ऑर्डर कर देंगे, 10 दिन में हम आराम से इस्तेमाल करते रहेंगे, और जैसे ही आखिरी केजी यूनिट उठाएंगे इंशाल्लाह ट्रक वाले ने आके कहना ये ले जी अपना ऑर्डर। लेकिन क्या इसमें भी फ्लक्चुएशन हो सकती है? तो वो इंशाल्लाह बहस बाद में है। EOQ में इस assumption की वजह से, इस assumption की वजह से इसकी इम्प्लीकेशन में है, ये समझ आ गया पहली दो लाइन? क्या चीज किससे कंसाइड कर देगी? नए ऑर्डर की डिलीवरी। रनिंग आउट ऑफ स्टॉक मींस जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे ही स्टॉक खत्म होगा इंशाल्लाह नया आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा। सो द मैक्सिमम इन्वेंट्री, और कुछ वर्ड्स हमने कल पढ़े थे उनको जरा सही ध्यान में रखिए। मैक्सिमम इन्वेंट्री केप्ट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर साइज। पिछले पेज पे चले जाए, ये 3 ग्राफ्स बने हुए, मैक्सिमम की बात हुई, एवरेज की नहीं, मिनिमम की नहीं। पहला सिनेरियो देखें, मैक्सिमम स्टॉक आपके स्टोर में कितना होगा? ऑर्डर साइज 12,000। दूसरे में मैक्सिमम 6,000। तीसरे में मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना होगा? ऑर्डर साइज के बराबर मैक्सिमम। और ऑर्डर साइज किसे कहते हैं? बल्कि सॉरी, ऑर्डर साइज ठीक है, ऑर्डर साइज मीन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर करना। ब्रैकेट पढ़े, नो एक्स्ट्रा स्टॉक इज रिक्वायर्ड। क्यों? फर्स्ट पेज पे स्टॉक आउट का खदशा तो नहीं है? अगर लीड टाइम ने कांस्टेंट रहना है, लीड टाइम ने कांस्टेंट रहना है, तो इंशाल्लाह आखिरी यूनिट उठाना है, नया आ जाना है, किस चीज का खदशा भी खत्म हो जाएगा। लीड टाइम कांस्टेंट और नॉन होने की इंप्लीकेशन फिर ये है कि शॉर्टेज कॉस्ट भी इस डिसीजन में से निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? देखिए वैसे अगर फॉर एग्जांपल ये लीड टाइम कांस्टेंट ना हो, इसमें फ्लक्चुएशन हो, तो क्या फिर हमें सम टाइम कुछ एहतियातन भी स्टॉक रख लेना चाहिए, वरना स्टॉक आउट हो जाएगा। लेट्स से 10 दिन लीड टाइम है, लेकिन कभी कभी वो 12 दिन तक भी गेम चली जाती है, 15 दिन तक भी फॉर एग्जांपल चली जाती है, तो फिर हम अगर चाहते हैं कि स्टॉक आउट बिल्कुल ही ना हो, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर हमें शायद 15 दिन का स्टॉक पड़ा तो ऑर्डर कर देना चाहिए। लेकिन इन दैट केस क्या हम एक्स्ट्रा 5 दिन, नॉर्मल अगर 10 दिन थे, जो एक्स्ट्रा 5 दिन का स्टॉक रख रहे होंगे एहतियात के तौर पे, तो क्या फिर उसकी भी होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी? लेकिन इस केस में अगर लीड टाइम कांस्टेंट नोन है तो हमें कोई केजी भी एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्टेज कॉस्ट का खतरा ही नहीं। तो आज इंप्लीकेशन फाइनल करें। देयरफॉर नो रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट, शॉर्टेज कॉस्ट कैन बी। हम एक डिसीजन लेने लगे हैं कि ऑर्डर साइज क्या हो, उसमें से परचेज कॉस्ट क्यों निकल गई डिसीजन में से? क्योंकि ऑर्डर साइज से परचेज कॉस्ट नहीं बदलना, बिकॉज बल्क डिस्काउंट नहीं है। लीड टाइम और कांस्टेंट, लीड टाइम कांस्टेंट नोन होने की इंप्लीकेशन फाइनली क्या है? क्या शॉर्टेज कॉस्ट होने का खदशा नहीं है, देयरफॉर उसे भी जहन से निकाल दें। दोबारा पिछले पेज पर चले 278। फिर रह क्या क्या गया?
क्या उनको भी जेन से निकाल दें? अभी रहने दें, सब कुछ ना निकालें वापस। थर्ड assumption पहले पढ़ें। एक और चीज भी हमने assume की कल की वर्किंग में, एनुअल डिमांड ऑफ द इन्वेंट्री आइटम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। 12,000 kgs की डिमांड थी और वो कांस्टेंट रहनी थी, हजार करके। क्या ये भी अनरियलिस्टिक सी assumption है? क्या हैजर्ड डिमांड्स भी हो सकती हैं? सीजनल बिजनेस होते हैं, कुछ महीनों में बिजनेसेस ज्यादा, जैसे ईद के दिनों में फॉर एग्जांपल, कुछ बिजनेसेस सीजनल होते हैं, गर्मियों में ज्यादा, आइसक्रीम फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो सीजनल बिजनेसेस अपनी जगह होते हैं, लेकिन हमारी assumption क्या है कि कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द ईयर। इसकी इंप्लीकेशन कल क्या फाइनल हुई थी जरा लास्ट ब्रैकेट में, लास्ट बॉक्स में? एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री इन स्टॉक इज इक्वल टू द ऑर्डर साइज डिवाइड बाय थ्रू आउट द ईयर। इस पे कल बहस करने की कोशिश की थी मैंने। इसका मतलब ये होगा जो हमारा स्टॉक होगा, उस स्टॉक पे जो कॉस्ट आएगी वो सारे स्टॉक पे नहीं आएगी, वो हाफ स्टॉक पे आएगी। अब वो एवरेज था वहां पर, लेकिन उसी एवरेज को जरा इस फॉर्मूले के एंगल से देखें क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। पिछला जरा ग्राफ देखें मन, कितना फाइनली बना था एवरेज स्टॉक, कैसे बन सकता है? ऑर्डर एनुअल ऑर्डर साइज क्या था हमारा? 12,000 kg ऑर्डर साइज था पहले, डिवाइड बाय 2 6,000। दूसरा ऑर्डर साइज क्या था? तो एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका बता रहे हैं। और तीसरे में 4,000 डिवाइड बाय 2। अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर साइज हो 5,000, 5,000 डिवाइड बाय 2500, 500। तो अगर कॉन्स्टेंटली इसने थ्रू आउट द ईयर, अगर इसने इवनली इस्तेमाल होना है, एनुअल डिमांड कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल होनी है, तो देन ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू द एवरेज स्टॉक, जिसकी बेस पे फिर होल्डिंग कॉस्टिंग करोगे। ओके, तो 3 assumptions जरा बता दें अपने अपने लफ्जों में, जरा 1 2 3। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन? वंस अगेन आई मस्ट स्ट्रेस, assumptions के साथ बात तो हो रही है, लेकिन इन assumptions को वायलेट करके बहस करनी अभी अलग रहेगी, वो इंशाल्लाह करेंगे। देन इस टेबल के नीचे आ जाएंगे। As a result of the above assumptions, the relevant costs are annual holding cost per unit per annum, एक यूनिट को एक साल रखने की कॉस्ट, बाकी इसकी वर्किंग अप करनी है। एंड नंबर 2, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सी रहेगी? होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। लेकिन वर्ड्स आपने पूरे याद रखें, वो फार्मूला में फिर बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये आइटम के पर यूनिट लिखें, और यूनिट फिर हमारा एक फेवरेट वर्ड भी हो गया। एट ईयू की लेवल पे दो काम होंगे इंशाल्लाह ईयू की लेवल पे। ये फार्मूला सेट इस तरह से हुआ है कि नंबर 1, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगी एनुअल कैरिंग कॉस्ट पे। अब ये डेफिनेट फिगर्स के साथ मैं बताता हूँ। और नंबर 2, सम ऑफ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हुआ करेगा, इसलिए इसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये दो बातें हुई हैं, इनको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल में मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दफा ये जो फार्मूला है ईओक्यू का, इसको जरा बोल दें क्योंकि इसने अब अप्लाई होना। फार्मूला है जी 2, नहीं एक सेकंड, स्क्वायर रूट के अंदर एक पहले 2 है, सी नॉट है कॉस्ट पर ऑर्डर, डी स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड, और डिवाइड बाय सी एच है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री पर एनम। इस फार्मूले को कभी इस तरह से याद करने की जरूरत, 2 सी डिवाइड बाय डी, इसका कोई फायदा नहीं है। 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर multiplied by annual demand and divided by cost of holding 1 unit per annum, और स्क्वायर रूट के साथ बोलना जरा एक दफा। एक डेटा की बेस पे बहस शुरू करते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट है जी 80,000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट है 6, कॉस्ट पर ऑर्डर है 1200, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 50% ऑफ द परचेज प्राइस। फार्मूला बोले ईओ की फाइंड आउट करना। 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर बताएं जी 1200 इनटू एनुअल डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट
एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर एनम को उससे लिंक किया हुआ है 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 50%, लिख के सॉल्व करके आंसर बता दो। इधर साथ ही लिख लो, साथ लिख। बाकी अभी ये ना कह दीजिए कि इसके रूट कहाँ होता है, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। बाकी अब इस फॉर्मूले की डेरिवेशन क्या है वो जब शायद एंड में जाएंगे, थोड़ी सी है पे लेवल पे, लेकिन फिलहाल उस डेरिवेशन की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। आंसर बता दीजिए। ये 8,000 क्या है, किस चीज के यूनिट्स है? ऑर्डर साइज से मुराद के, हमें तो 80,000 चाहिए। ये 8,000 का मतलब ये है कि जो 80,000 चाहिए उसे 8,000 करके 10 दफा मंगवाना चाहिए। नहीं वो फिर अभी हम वर्किंग करते हैं। ये फार्मूला ये बता रहा है कि 80,000 यूनिट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं उन्हें 8,000 करके 10 दफा साल में मंगवाया जाए तो इंशाल्लाह खर्चा मिनिमम आएगा। वर्किंग समझ आ गई? तो प्लीज ये ऑर्डर साइज है। ऑर्डर साइज किसे कहते हैं? कैलकुलेशन में कोई मसला, नेक्स्ट पेज पे अपना रहेगा, कैलकुलेशन में कोई मसला। मैंने यहाँ जरा 3 वर्किंग्स आपसे करवानी है। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त लिखने की जरूरत है, पहले समझ लीजिएगा क्या करना। टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट एट ईओपी लेवल, बल्कि रजिस्टर खोलने आपका मुसलसल ध्यान है, उन्हें लिखेंगे कहाँ रजिस्टर, टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट एट ईओपी लेवल। ये ऑनलाइन साथ है। टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। रेडी? परचेज प्राइस क्या होगी? परचेज प्राइस 6 क्या है? कॉस्ट पर यूनिट है। कितने यूनिट चाहिए आपको? सालाना निकाल रहा हूँ, पूरे साल में कितने यूनिट्स खरीदेंगे? अच्छा ये ज़हन में रखिएगा, मैंने शायद कल भी बताया था आपको कि सारी बहस में खरीदने की बहस है। या रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं हम, या ट्रेडिंग स्टॉक खरीद रहे हैं, बेचने की भी बहस नहीं है। यकीनन या तो इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बना के बेचना या ट्रेडिंग स्टॉक को सेल करना, लेकिन इस वक्त बहस किस चीज की हो रही है? व्हाट इज द मीनिंग हियर एनुअल रिक्वायरमेंट? खरीदना। कितने खरीदने? 1 kg कितने का आएगा? ये यूनिट सॉरी कितने का? 6 का। तो मैंने तभी कहा कि 8,000 खरीदने, 8,000 करके 80,000 टोटल खरीदने। वो ये आया कितने कितने का एक टाइम में ऑर्डर देना। क्या साल में पूरा 80,000 हो जाएगा? तो 4,80,000 परचेज प्राइस टोटल एनुअल। एनुअल खर्चा फाइंड आउट कर रहा हूँ। देन इसके बाद मुझे अपनी कैलकुलेट करवाना है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक मिनट है पहले वर्किंग लॉजिक नहीं है, अब तो मैंने ये भी क्या लिख लीजिएगा। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 ढूंढने की। 1200 क्या है? कॉस्ट पर ऑर्डर है। अब मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, उसका एक फार्मूला आपने 10 सही बना दिए, लेकिन 10 बनाया कैसे मैसेज में? आप क्या किया करेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, जो इस केस में ईओक्यू है। ऑर्डर साइज व्हाट इज 80,000 एंड व्हाट इज 8,000?
एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, यहां से क्या आ जाया करेगा, और मेरी सजेशन ये कि मल्टीप्लाइड बाय 1200 करके एक ही दफा आंसर निकालिए। क्या है और क्या है, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज से नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाया करेंगे और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, आंसर आपके पास आ जाएगा 12,000। क्या है ये 12,000? यकीनन 10 ऑर्डर है, 1200 एक ऑर्डर की कॉस्ट है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट साल की 10 ऑर्डर्स की 12,000 हो जाएगी। डन। नेक्स्ट आ जाए एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इंटरचेंजेबल वर्ड्स। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे सुने, बल्कि कैरिंग कॉस्ट से मुराद पहले बता देंगे, रखने की कॉस्ट। रखने की कॉस्ट की कल बहस काफी सारी करने की कोशिश की थी, रखने का मतलब समझा था। हमारा ऑर्डर साइज कितना होगा, 80,000, हमारा ऑर्डर साइज होगा 8,000, तो हम 8,000 यूनिट थ्रू आउट द ईयर रखेंगे, 80,000 यूनिट थ्रू आउट द ईयर रखेंगे। अपने जेहन में ग्राफ बनाए, आपके जेहन में ग्राफ होना चाहिए। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 8,000, 8,000 भी 10 दफा इस तरह हो रहा होगा, 10 दफा 10 ऑर्डर्स आएंगे, तो व्हाट विल बी द एवरेज स्टॉक थ्रू आउट द ईयर। इसका फार्मूला क्या फाइनल हुआ है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, यहां से क्या आ जाया करेगा, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक के यूनिट्स, और मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वापस जाए पिछले पेज पे, अगर आगे पे आ गए, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए होगी, ताकि हम उसे मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक ऑफ द ईयर से मल्टीप्लाई कर सकें। व्हाट इज 8,000 साइज, कहां से आके डिवाइड बाय 2, स्टॉक थ्रू आउट द ईयर, नंबर ऑफ यूनिट्स मेंटेन थ्रू आउट द ईयर 4,000 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाइड बाय 3 ढूंढे, 6 into 50%, 3 होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो कितने यूनिट्स हम थ्रू आउट द ईयर होल्ड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, व्हाट इज 12,000। इस एग्जांपल के ऊपर जो है, ये ईओक्यू का फॉर्मूला सेट ही ऐसे हुआ है कि अगर आप वर्किंग सही करेंगे, ईओक्यू की अजम्पशंस की बेस पे वर्किंग सही करेंगे, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा होल्डिंग कॉस्ट के खर्चे के बराबर आया करेगा, और दूसरा जो लिखा हुआ है वो मैंने अभी प्रूव करना है, फिर इंशाल्लाह मिनिमम भी आया करेगा। तो एक सेकंड जरा इस तरह से नोट करें, ये मैंने 24,000 क्या किया, क्या किसके बराबर है, क्या किसके बराबर है, और किसका सम है ये, ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का सम है। लेकिन टोटल परचेज कॉस्ट अगर आपसे पूछ जाए तो 480 प्लस 24,000 विच मीन्स 504,000 हो जाए। व्हाट इज टोटल, 5,04,000 टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट बेस्ड ऑन दिस। इसी तरह करने लिखा है, ये ठीक है बेटा प्लीज। ये 8,000 ऑर्डर साइज और डिवाइड बाय 2 से एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या था, 6 into 50% होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये फाइनलाइज भी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 6 into 50%। तो ये सारी बस ऐसे ही, अब अल्लाह का शुक्र इसी तरह की बहसें रह गई हैं। आपका काम यही है कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स हो गए हैं उनको जरा टाइम दे के फाइनल कर लें, इन पे इंशाल्लाह खास रखना।
ये नोट है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पहले बताना कि लिख के। जी कठिन। चलो सर जी नेक्स्ट रहा। अब मैंने आपके सामने ये प्रूफ इस वक्त करना है कि क्या वाकई ये सम मिनिमम है। इस वक्त हमारा ऑर्डर साइज क्या है, ये सबको पता? बताएं। 8000 यूनिट्स का ऑर्डर साइज। मैं आपके सामने वर्किंग करूंगा एक ऑर्डर साइज ज्यादा करके भी और कम करके भी। फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 8000 यूनिट्स पे ईयू की लेवल पे ही कॉस्ट मिनिमम होती है। तो लेट्स अज्यूम दो मैं वर्किंग करूंगा। एक वर्किंग मैं 8000 से ज्यादा पे कर रहा हूँ, तो लेट्स अज्यूम एनुअल परचेज कॉस्ट है 10,000 यूनिट्स ऑर्डर साइज। पहले करवा दीजिएगा। ये बार बार मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ और उस पर स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डर साइज कैसे कहते हैं? तो मेरा 10,000 का मतलब क्या है? नाउ वी अज्यूमिंग सपोज कि हम 8000 यूनिट्स का ऑर्डर नहीं देंगे, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं बदली, ऑर्डर साइज मैंने चेंज किया। कितने यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारा प्लान ये है कि लेट्स अज्यूम हम 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर देके 80,000 यूनिट्स पूरे करेंगे। परचेज कॉस्ट बताएं क्या हो? क्या ये वही रहेगी? और यार पहले परचेज डिस्काउंट भी तो होती है। अगर होगी तो परचेज प्राइस भी रेलिवेंट हो जाएगी डिसीजन में, फिलहाल नहीं। डन। मैं इधर कुछ एब्रीविएशंस बना रहा हूँ। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आती कैसे है? मैंने फिगर्स नहीं पूछी अभी, आती कैसे है? एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 है, डिवाइड बाय ऑर्डर साइज अब 10,000 है। इट मींस अब 8 ऑर्डर होंगे। अब 8 ऑर्डर होंगे, नहीं 8 ऑर्डर समझ आ जाएंगे। इस केस में फिर अगर हम ऑर्डर साइज बढ़ा लेंगे तो ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। और ये अब आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी ऑर्डर्स कम होने से। ऑर्डर्स कम होने से ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन क्या एनुअल कैरिंग कॉस्ट लिख रहा हूँ, एनुअल कैरिंग कॉस्ट आती कैसे है? ऑर्डर साइज पहले था 8,000 यूनिट्स का, अब हो गया 10,000 यूनिट्स का। अपने जहन में ग्राफ बनाएं, अपने जहन में ग्राफ बनाएं। 8 दफा इस तरह हो रहा होगा। कहाँ से? 10,000 से। तो एवरी स्टॉक 10,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एज इट इज है। 50% परचेज कॉस्ट है 15,000। मैंने तो कहा था एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट बराबर आती है। तो जो फार्मूला सेट है सिर्फ ईयू की लेवल पे आती है। एक मिनट इन दोनों का सम कीजिए। 24,600 और टोटल कीजिएगा 504,600। मैं टोटल इस वक्त आपके सामने लिख तो रहा हूँ, लेकिन ये एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ ये बॉक्स सा बना के कि फर्क असल में कहाँ पड़ा है। 480 तो कांस्टेंट है, 480 तो कांस्टेंट है। तो किस वजह से हमारा टोटल खर्चा बढ़ा है? सम की वजह से। सम की वजह से डेफिनेटली आपको नजर पेड़ नहीं आएगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई, कम हो गई। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट में जितना इजाफा है वो शायद ओवरऑल इजाफे से ज्यादा है। तो क्या 10,000 यूनिट्स का अगर ऑर्डर देंगे तो 600 रुपया इजाफी खर्चा होगा। देखो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप
ये जो गेम है सर, ये 7-7 वाली गेम है। तो नेक्स्ट टाइम याद रहेगा सर। कम से कम इरादा तो इंसान कर ले यार, वो भाग लिए इस दफा जिस तरह हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 7-7, तो नेक्स्ट टाइम भी इरादा है यार, कमाल हो गई है। आप अपनी मर्जी से आधा सेंटेंस खुद ही सोच ली। लेक्चर्स पेंडिंग है ना, ये कहलाता साइंस बनी हुई, इस पे हर बंदा अपनी अपनी बुक लिख सकता है। मैं थोड़े से रहते हैं सर, मेरा एक भाई मिला मुझे, बस थोड़े से रहते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट सही रेगुलर पढ़ा हुआ सर है, कई बाकी हैं, बहुत से बल्कि हैं। ये सर जी क्या साबित किया हमने इस स्टोरी से? क्या 8,000 यूनिट्स का ही ऑर्डर देना चाहिए? जी जी, एक मिनट यहाँ तक। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आप लोगों की वजह से मैंने कहा। लेकिन हमारा लगभग दो एग्जाम्पल जिस पेज पे है उसी पे एक दूसरी जो चीज है, ईयू के लेवल पे कौन दो काम होने, ईयू के लेवल पे कौन से दो काम है, और सम ने मिनिमम होना है, सम ने 24,600 24,000 मिनिमम है। अब एक वर्किंग तरह करवा दें 8,000 से कम के लेवल 4,000, टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट एट 4,000 यूनिट्स करवा दें। एक आध और बाकी आपकी जी, चले खुद लिखना चाह रहे तो खुद करें। लेट्स अज्यूम टोटल परचेज कॉस्ट एट ऑर्डर साइज ऑफ 4,000 यूनिट्स, टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट। जी सर, परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट। जी 480 समझ आ रही है सर? 480 ऑर्डरिंग कॉस्ट काइंडली इस तरह नहीं काइंडली अभी फिर इनिशियली जरा थोड़ा बोलना, बस ये चीजें फिर रिपीट होनी बात है। एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, अब 4,000 कर दिया आपने, क्या ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है? कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है? ऑर्डर साइज अब 4,000 यूनिट्स का है, डिवाइड बाय 2 है, इंटू 3 है, 6,000 है, टोटल 30 है, 5 टन। तो अगर ईओक्यू की अजम्पशंस रेलिवेंट रहे, ईओक्यू की अजम्पशंस रेलिवेंट रहे, तो देन ये फार्मूला सेट इस तरह से हुआ है कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, और इन दोनों का सम मिनिमम होगा, चाहे आप ज्यादा का ऑर्डर दें या कम का ऑर्डर। तो किस लेवल पे ही ऑर्डर देना मुनासिब है?
लेकिन अगर अजम्पशंस रेलिवेंट रहे तो, वरना हो सकता है फॉर एग्जांपल बल्क परचेज डिस्काउंट अगर है तो उस परचेज प्राइस की रिडक्शन का इतना ज्यादा कमी आ जाए कि इनका सम मिनिमम होने के बावजूद उसका इम्पैक्ट ज्यादा। बहरहाल ये वर्किंग अप क्लियर है प्लीज। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी? हमने जो फिगर्स लिखी हैं इसकी कंक्लूजन क्या बनती है कि बेस्ड ऑन द ईओक्यूज अजम्पशन मिनिमम कॉस्ट इंशाल्लाह, बाकी बहरहाल चेक करना मिनिमम है भी 504 504 600 एंड 510, लेकिन ये फर्क है भी किस वजह से? 480 की वजह से नहीं है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट की वजह से, सम की वजह से। पेज नंबर 281 पर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है। तो नोट तो नहीं करा प्लीज? जी सर, अब आ जाए पेज के तकरीबन एंड। इफ बल्क डिस्काउंट, बल्क ऑर्डर डिस्काउंट एग्जिस्ट, मतलब हमने assumptions के साथ देख लिए, अब हम assumptions वायलेट करके जरा पढ़ें। When EOQ formula was used, it was assumed that purchase price per unit is constant regardless of the order quantity. If however bulk order discount exists, then purchase price also becomes a relevant cost. In such a situation, following steps should be undertaken. अगर बल्क डिस्काउंट है तो फिर फॉलोइंग स्टेप्स, नंबर 1, हम फिर EOQ कैलकुलेट कर लिया करेंगे इग्नोरिंग डिस्काउंट, और EOQ की बेस पर टोटल कॉस्ट निकाल लिया करेंगे, फिर टोटल कॉस्ट निकाल लिया करेंगे डिस्काउंटेड लेवल्स पे, और फिर कंपेयर कर लिया करेंगे स्टेप 2 और 3 को। क्या मतलब? EOQ लेवल पे पहले एक वर्किंग कर लेंगे टोटल कॉस्ट की, और बाद में फिर अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंटेड लेवल पे टोटल कॉस्ट निकाल के फिर चेक कर लेंगे कि EOQ के लेवल पे टोटल कॉस्ट कम है या डिस्काउंटेड लेवल पे टोटल कॉस्ट कम है। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि EOQ लेवल पे कॉस्ट कम हुआ करेगी। इस स्टोरी में भी 480 480 480 कांस्टेंट है, लेकिन अगर डिस्काउंट का इफेक्ट है तो फिर हमें परचेज प्राइस भी एक रेलेवेंट कॉस्ट के तौर पे लेनी चाहिए, और अल्टीमेटली हो सकता है कि डिस्काउंटेड लेवल पे कॉस्ट EOQ से कम आ रही है। क्लियर हो जाएगा प्लीज? बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन नंबर या पेज नंबर 284 निकालना है। पेज नंबर 284 दरमियान में एक 2.2 है, पहले छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। जी इन्वेंट्री कंट्रोल के नाम से 2.2 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। कौन सा पेज है जी आपके पास? पेज नंबर भी बता दो यार। पेज नंबर 284 2.2। Entity G uses 105 units of an item of an inventory every week. साल में कितने वीक? साल में सदीक 52 वीक्स। साल में कितने महीने? साल में कितने क्वार्टर? कितने वीक? 52 वीक्स by default. Entity G uses 105 units of an item of inventory every week. These cost rupees 150 per unit. They are stored in special storage units, and the variable cost of holding the item is 4 per unit. Holding cost each year plus 4 रुपए पर यूनिट एक कांस्टेंट दिया हुआ, लेकिन उसमें इन्वेंट्री कॉस्ट का 2% प्लस हो के होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बनेगी। 4 में क्या प्लस होगा तो क्या बनेगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द आइटम इज 4 per unit every year plus 2% of the inventory cost. Requirement: if placing an order for this item of inventory costs 390 for an order, what is the optimum order quantity? के नीचे लिखें EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम क्या होता है? बेस्ट। इसमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान आता था, लिमिटिंग फैक्टर। तो EOQ के लिए एक वर्ड है
Assume there are 52 weeks in each year. 12 अगर ये ना लिखा हो तो पता होना चाहिए जी। क्या रिकॉर्डेड एक रिक्वायरमेंट एक है सर, यूपी लेवल पे वर्किंग करते हैं सर, फार्मूला बोलें, सोचें, लिखें, रजिस्टर खोलना। टू मल्टीप्लाइड बाय दी कॉस्ट पर ऑर्डर बताएं, इकट्ठे हो जी प्लीज, या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल डिमांड और डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये पूरा ज़हन में रखना। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कितनी रिक्वायरमेंट में दी हुई 390। एनुअल डिमांड फॉर्मूले में आनी है, एनुअल डिमांड फॉर्मूले में आनी है 105 इंटू 52। अब सॉल्व करके चाहे लिख लें, लेकिन मेंशन कर लें 52। 105 था पर वीक डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 4 प्लस 150 का 2%। व्हाट इज 150? ढूंढे चीजें। परचेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तो 4 प्लस 2% ऑफ इन्वेंट्रीज कॉस्ट, टोटल 7 हो जाएगा। हो गया अप्लाई? नहीं, फिगर समझ आ गई कैसे? 105 इंटू 52 क्यों हुआ? एक वीक से एनुअल डिमांड निकाली और होल्डिंग कॉस्ट स्ट्रेट देने की बजाय उसने 4 इकट्ठा दिया हुआ है, बाकी लिंक किया हुआ है परचेज कॉस्ट से। अगर परचेज कॉस्ट चेंज होगी तो ये 2% भी चेंज हो जाएगा। ये साथ इसके साथ नहीं, वेरिएबल तो 4 भी शायद है। क्या ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो 4 भी ज्यादा हो जाएंगे? एक यूनिट की है, क्या 4 रुपया भी कांस्टेंट रहेगा चाहे यूनिट्स बढ़ जाए? पर यूनिट तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन टोटल तो वेरी करेगा। लेकिन ये 2% है, ये कॉस्ट के साथ लिंक्ड है। चले आंसर था। व्हाट इज 780? इकोनॉमिक ऑर्डर साइज यूनिट्स। ये नोटेड है प्लीज जर्नलिस्ट। बी रिक्वायरमेंट सर। Suppose that supplier offers a discount of 1% on the purchase price for order size of 2000 units or more. What will be the order size to minimize total annual cost? हाँ जी, एक 780 हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये, लेकिन सप्लायर ने क्या कहा पहले वो फाइनल कर। उसे क्या 2000 या मोर का ऑर्डर अगर देंगे तो 1% डिस्काउंट मिलेगी परचेज प्राइस पे। क्या परचेज प्राइस भी अब रेलिवेंट हो जाएगी? लेकिन यहाँ एक छोटा सा डिसीजन लें कि उसने कहा 2000 यूनिट्स और मोर, तो 2000 यूनिट्स पे ऑर्डर दें या 2500 का दें या 3000 का दें, तो डिस्काउंट 1% मिलनी है। तो क्या फिर हम मिनिमम ऑर्डर दें या मैक्सिमम दें? जस्ट इतना का ऑर्डर दे दें कि डिस्काउंट मिल जाए। 2500 क्यों नहीं, ज्यादा रखना पड़ेगा। डिस्काउंट 2000 रुपये भी अगर मिल जाएगी तो 2000 में से रख लेंगे डिस्काउंट अवेल करने के लिए, फिर हम मिनिमम पे रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह लिखा होता 1% if the order size is 2000 units or more, 2% if the order size is 3000 or more, नहीं मतलब फिर 3000 लेते या मोर लेते, मतलब ये जो भी डिस्काउंटेड लेवल्स आपको दिए होंगे उसमें फिर आप मिनिमम सेलेक्ट कर लेंगे जिसपे हमें डिस्काउंट मिल जाए। और अगर एक थर्ड ऑप्शन होती है कि 3% if the 4000 units or more, तो हम 4000 उठाते, 2000 3000 मतलब जो डिस्काउंटेड लेवल पे जो मिनिमम क्वांटिटी है वो हम यूज करेंगे ताकि होल्डिंग कॉस्ट से बच सके। लेकिन 1990 यूनिट से ऑर्डर क्यों नहीं देंगे? उसमें फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगी। तो जिस डिस्काउंट की रेंज का हमें बताया होगा उस रेंज में हम
मिनिमम ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ मिनिमम कितना ऑर्डर करेंगे सर? हालांकि उसने लिखा है 2000 यूनिट्स और मोर, तो मोर की तरफ क्यों ना जाए, क्योंकि लोडिंग को हमें डिस्काउंट अवेल करनी है, तो डिस्काउंट अवेल हो जाएगी 2000 यूनिट्स। जी सर, अब जरा स्टेप्स पढ़े थे अभी हमने, एक जरा पिछले पेज पे जाकर जरा चार्ट। अब दो वर्किंग्स हो जाएंगी, कौन कौन सी? टोटल एनुअल कॉस्ट एट यूपी लेवल, टोटल एनुअल कॉस्ट एट ईओपी लेवल, एंड दूसरी फिर अलग कर लेंगे। अच्छा, ईओपी लेवल पे दैट इज 780 यूनिट्स इज ऑर्डर साइज, बनाए हेडिंग। फिलहाल ये फॉर्मूला जरा सेट करने की जरूरत है बस, और इसको इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, तो चंद वर्ड दोबारा बोल के फाइनल कर दीजिए। नहीं, एक मिनट, स्टार्ट मैं करता हूँ, फिर कहता हूँ। ईओपी लेवल पे परचेज कॉस्ट क्या होगी? 105 इंटू 52, एनुअल निकालनी है हमने। तो ये जरा एक मिनट क्वांटिटी बता दीजिएगा कितनी निकाली थी आपने? 5460, ये तो थे यूनिट्स जी। 780 यूनिट्स पे कोई डिस्काउंट मिलेगी? इस लेवल पे कोई डिस्काउंट नहीं है, मीन्स उसे मल्टीप्लाई 150। तो ईओ की लेवल पे अब आपने एक वर्किंग कर लेनी है, इग्नोरिंग डिस्काउंट। नहीं मतलब इग्नोरिंग डिस्काउंट में से इस पे है ही नहीं, वो ठीक है। इस लेवल पे इग्नोरिंग, क्या डिस्काउंट में से मिल रहा है? लेकिन कब? ये टोटल कॉस्ट निकालनी मिस्टर ये ईओ की कैलकुलेट कर लिया हमने, और अब उस लेवल पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये कि लेवल पे टोटल कॉस्ट, सर जी सर जी डी। इसके बाद क्या रिलेवेंट चीज है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल रिक्वायरमेंट है 5460 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज 780 इंटू 390। अब इसमें ना समझने पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो उसमें आपने ऐसे परेशान है ना, बेस्ट तरीका क्या है? नहीं, बेस्ट तरीका क्या है, इन वर्ड्स को काइंडली प्लीज सही याद रखें, राउंड ऑफ करके ना लिखें। फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐसे परेशान रहते हैं। 5460 मैंने क्या उठाया? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, खुद ब खुद ये जो ऑर्डर बनने होंगे बन जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 390 इज इक्वल टू 730। ऊपर आ गया 819 परचेज कॉस्ट इज 819। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज क्या है? डिवाइड बाय 2 क्यों? एवरेज, ऑन एवरेज थ्रू आउट द ईयर, मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये 7 बन गया हुआ था, 4 प्लस 150 इंटू 2%। What is 780 divided by 2 into 7? Order size divided by 2 multiplied by cost of holding per unit per annum. Can you पूरा बोला? Order size divided by 2 multiplied by cost of holding 1 unit per annum is equal to 2730। ये सेम आपको नजर आ जाए तो बेहतर है, वरना राउंड ऑफ हो गया तो आपने कहना सेम नहीं है। तो इसलिए प्लीज ये वर्ड्स एज इट इज याद करना और इनको अप्लाई करना। इन दोनों का सम कर लेना, 5460 82460। ये ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी नोट अगर कर ले तो बता दीजिए। नोट हो गया सर?
नेक्स्ट वर्किंग किस लेवल पे करवाएंगे? करें शुरू। जी नुमान साहब वेटिंग फ्रॉम साइड। टोटल एनुअल कॉस्ट एट डिस्काउंटेड लेवल, एंड डिस्काउंटेड लेवल पे ऑर्डर साइज क्या होगा सर? 2000 यूनिट्स या मोर? 2000 यूनिट्स नहीं, अभी या मोर वाली बहस छोड़ दो, अब 2000 यूनिट्स। परचेज कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, एनुअल रिक्वायरमेंट भी बदल जाएगी, 5460 ये एज इट इज रहेगी। अब 2000 यूनिट्स का ऑर्डर में मंगवाना, मल्टीप्लाइड बाय 150 इंटू 99% लिख रहा हूँ, डेफिनेटली 148.5 शायद बनता है, ये 1% कम हो जाएगा, इतना तो मेरे ख्याल कर लेंगे भैया, 99%, 1% कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 1%। आंसर अब देखिए, ये परचेज प्राइस पे रेलिवेंट हुई हुई है, नहीं बट बाकी स्टॉक में रख लेंगे ना, बाकी स्टॉक पड़ा रहेगा और नेक्स्ट टाइम यूज हो जाएगा जी। नहीं 2-2 हजार का ऑर्डर, बाकी स्टॉक रख लेंगे ना यार, इस 5460 यूनिट चाहिए, बाकी अगले साल इस्तेमाल कर लेंगे, ना करिए। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे 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 छोड़ दें ये बहस, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, डिवाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय क्या, 390। आप सिर्फ फिगर्स का कंडीशन फाइनल करें, बाकी वो खुद ही राउंड अप होंगे। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू 390, अप्रोक्सीमेटली 1065। गेम ऑन असल हुई है, राउंड अप हो गया सर। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे, ये मेरे साथ छोड़ दे लिखना, छोड़ दे, रुके नहीं जहां भी, ऑर्डर साइज बताएं, डिवाइड बाय 2, लेकिन इनटू 7 में प्रॉब्लम है, 7 की वर्किंग में जाए, 4 तो एज इट इज रहना था, लेकिन 150 का 2% पहले हुआ था, तब 150 रेलिवेंट ही नहीं रहा, 150 का 99% इंटू 2%। जरा क्वेश्चन देखिए, इन्वेंट्री कॉस्ट के साथ लिंक है, तो अगर इन्वेंट्री कॉस्ट बदल जाएगी तो फिर ये फिगर डेफिनेटली चेंज होगी, ये समझ आ गया प्लीज? 6.97 ये वर्किंग लिखिएगा प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए प्लीज? जो 2% दिया है परचेज कॉस्ट के साथ लिंक्ड है, तो अगर परचेज कॉस्ट चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली फिर ये 2% भी बदल जाएगा। 4 कांस्टेंट है, 4 एज इट इज है, 4 प्लस जी आंसर आया 6970। ये टोटल हो गया, सॉरी इनका सम जरा जरूर कीजिएगा जी, सम 8035 टोटल 818 सॉरी 845 सॉरी 818845। कंक्लूजन से पहले जरा रिलेट करें दोनों को आपस में, अभी भी ईओ की लेवल देखें, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के बराबर है और इनका सम
अभी भी मिनिमम है। देखें 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 सिर्फ सम 5460 एंड 8035 ईयू की लेवल पे इंशाल्लाह सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम और 67 मिनिमम भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल में क्यों डिफरेंस आ गया? परचेज कॉस्ट में इतनी रिडक्शन हुई है कि ओवरऑल टोटल कॉस्ट एट डिस्काउंटेड लेवल कम हो गई है। समझ आई मेरी बात? तो क्या अब डिस्काउंटेड लेवल पे ऑर्डर्स दें या ईयू की लेवल पे? कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? डिस्काउंट इतनी ज्यादा है कि उसने ईयू की लेवल पे जो मिनिमम खर्चा हो रहा था उसको ऑफसेट शायद कर दिया। कंक्लूड करें सर, वी शुड ऑर्डर एट अ डिस्काउंटेड लेवल ऑफ, या ठीक है चलो, वी शुड ऑर्डर 2000 यूनिट्स टू अवेल डिस्काउंट। जी फाइनली कुछ समझ आना शुरू होगी बात। एक पेज पीछे आने से, पेज नंबर 281। जर्नलिस्ट में साथ मिलेंगे, पेज नंबर 281 के एंड पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2.2 का एक रेफरेंस लिखा हुआ, उसके फौरन नीचे शुरू होता है। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स दो लफ्ज इस्तेमाल होने बार बार। एक वर्ड है री ऑर्डर लेवल और एक है री ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर लेवल के सामने लिखा हुआ है व्हेन टू ऑर्डर, ऑर्डर कब करें, और री ऑर्डर क्वांटिटी मींस कितना ऑर्डर करें। एक ही बात है। री ऑर्डर लेवल मींस है स्टोर रूम में कितने यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर करते हैं, कब ऑर्डर करें। आप बताएं कब ऑर्डर करें? जैसे ही आखिरी यूनिट उठाएं ऑर्डर कर दें। जैसे ही स्टोर रूम में लीड टाइम जितना स्टॉक रह जाए, लीड टाइम क्या होता है? 10 दिन अगर लीड टाइम है तो जिस दिन 10 दिनों का स्टॉक स्टोर रूम में रह जाए ऑर्डर कर दें। 10 दिनों का स्टॉक इज री ऑर्डर लेवल। कब ऑर्डर करें? लीड टाइम जितना स्टॉक रह जाए। अगला, और री ऑर्डर क्वांटिटी कितना ऑर्डर करें। री ऑर्डर क्वांटिटी एक ही बात है। ये ईयू क्या बताता है? री ऑर्डर लेवल बताता है या री ऑर्डर क्वांटिटी बताता है? री ऑर्डर क्वांटिटी के साथ लिखें ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज, री ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज क्या बताता है? क्या ऑर्डर साइज ईओक्यू के बराबर हो सकता है? क्या ईओक्यू के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या उससे डिफरेंट भी हो सकता है? उससे डिफरेंट भी हो सकता है, अभी बात हुई 780 भी हो सकता था, लेकिन डिस्काउंटेड लेवल भी हो सकता है। तो री ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज ईओक्यू के बराबर भी हो सकता है और अदर देन ईओक्यू भी हो सकता है अगर उस लेवल पे हमें कॉस्ट मिनिमम पड़ रही है। तो री ऑर्डर लेवल सर जी क्या है? दोबारा जरा हो जाए, कितने यूनिट स्टॉक में रह जाएं तो ऑर्डर करें, ये है री ऑर्डर लेवल। वो ठीक है, अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। एंड हाउ मच, और फिर जब ऑर्डर करें, कॉल करें तो एट अ टाइम कितने यूनिट्स मंगवाएं इज द ऑर्डर साइज। तो ईओक्यू बता रहा है ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर लेवल नहीं बता रहा। अब हमने डिस्कस करना है कि री ऑर्डर लेवल कैसे सेट होता है, जिसका थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा, लेकिन कुछ फर्दर मैं बातें बीच में रखता हूँ। एंड आगे लिखा हुआ है बफर स्टॉक। अब इससे परेशान ना हो, हेडिंग बस देख के आगे चले।
पढ़ने क्या लगे हम, रीऑर्डर लेवल, और इसमें एक बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है आज जरा पेन हाथ में रखने एक स्टोरी सी पढ़ते जाएंगे। इफ मैनेजमेंट पॉलिसी इज टू अवॉइड स्टॉक आउट्स एंटायरली, ये वर्ड्स अंडरलाइन करो, अगर मैनेजमेंट की ये ख्वाहिश है कि स्टॉक आउट ना हो। स्टॉक आउट क्या होता है, कस्टमर आया, चीजें नहीं है, प्रोडक्शन हो रही है, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, स्टॉक आउट। मैनेजमेंट की ख्वाहिश अगर ये है कि स्टॉक आउट हो ही ना, the reorder level should be high enough to ensure that no stock out occurs during the supply lead time. अगर ये मैनेजमेंट चाहती है कि स्टॉक आउट ना हो तो फिर रीऑर्डर लेवल कितना हाई होना चाहिए कि सप्लाई लीड टाइम में स्टॉक खत्म ना हो। समझ आ रही प्लीज? A new quantity of material should be ordered when the current inventory reaches the reorder level for the material. अब हर मटेरियल, हर आइटम का स्टोर रूम में बनाए, जो चीजें पड़ी होती है एक रीऑर्डर लेवल सेट हुए होते हैं बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव लीड टाइम्स, कि इनकी ये जो चीजें कितने दिनों में आनी। कुछ एक बैकग्राउंड समझ आ गया प्लीज चीज का? अब आएगा नेक्स्ट लाइन। इफ सप्लाई लीड टाइम इज सर्टेन and the demand during the lead time is constant, अगर 10 दिन तो 10 ही दिन, और अगर हर दिन 100 यूनिट्स तो हर दिन 100 यूनिट्स ही चाहिए होते हैं। लीड टाइम सर्टेन से मुराद जो दिन लगने हैं वो पता है, और डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम क्या हो सकता है, डेली डिमांड में भी डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, क्या क्या सर्टेन और कांस्टेंट है, लीड टाइम सर्टेन है और डिमांड कांस्टेंट है। लेट्स अज्यूम हर रोज आपको 100 यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं और सप्लाई लीड टाइम 8 दिनों का है, तो क्या जब स्टोर रूम में 800 यूनिट्स बच जाएं आपको ऑर्डर कर देना चाहिए? और यार 800 बचे में क्या हो गए, ये 800 यूनिट्स 8 दिनों में 100 करके इंशाल्लाह इस्तेमाल हो जाएंगे, और जैसे ही खत्म होंगे नया ऑर्डर आ जाएगा। पिछला पेज में रखिएगा, हमारी मैनेजमेंट की ख्वाहिश क्या है, पहली लाइन कि स्टॉक आउट ना हो। अगर स्टॉक आउट इंटायरली खत्म करना है और कांस्टेंट दुनिया है, सर्टेन टाइम्स हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा रीऑर्डर लेवल का। पढ़े मत जरा, रीऑर्डर लेवल इज डिमांड पर डे, पर वीक छोड़ दें एक सेकंड, एंड मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज। पहले नीचे वाली फिगर जरा देखें, 1000 क्या अज्यूम हो रहा है, डिमांड पर डे, क्या मतलब डिमांड पर डे, डेली रिक्वायरमेंट, इसका हिसाब लगाया जाएगा डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट, और मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या है, 6 दिन लीड टाइम। 6000 कितने दिन है, ये कोई दिन नहीं है, 6000 यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स कितने दिनों में इंशाल्लाह खत्म होंगे, और हमने ऑर्डर किस दिन दे देना है, जब 6000 यूनिट्स होंगे हम ऑर्डर कर देंगे। लेकिन ये फॉर्मूला जरा एक दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूं, डिमांड पर वीक भी हो सकती है, अगर लीड टाइम्स इन वीक हो, ये लीड टाइम पर वीक नहीं है, लीड टाइम इन वीक्स है। नीचे वाला डाटा अगर इसी तरह बढ़ा जाए, फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स है एक हफ्ते में इस्तेमाल होना और 6 हफ्ते लीड टाइम, तो अगर डिमांड इन डेज होगी, सॉरी डिमांड पर डे होगी, तो मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम इन डेज, दिनों में, और अगर डिमांड पर मंथ हो तो लीड टाइम इन मंथ्स, फॉर एग्जांपल 2 महीने लगते हैं इंपोर्ट, लेकिन अगर डिमांड पर वीक हो तो मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन वीक्स, कितने हफ्तों में खत्म हो जाएगा। तो व्हाट इज द फाइनल फार्मूला, डिमांड इनटू लीड टाइम, फिर वो इन डेज होगी, पर डे होगी तो इन डेज कर लेंगे, वीकली दी होगी तो अकॉर्डिंगली वीकली कर लेंगे। इस सेंस में लाइए क्या है बात, क्या हो रही है, क्या बात हो रही है, कितना स्टॉक पड़ा हो कि ऑर्डर करते हैं, तो फाइनल कर देंगे कितना स्टॉक पड़ा हो, डेली डिमांड देखें और फिर लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर दें,
जितने दिन लगने हैं उतने दिनों का स्टॉक फिर खत्म नहीं होना चाहिए जब तक नया ऑर्डर आ जाए। लेकिन नेक्स्ट आ जाएगा, इफ सप्लाई लीड टाइम इज अनसर्टन। अब थोड़ा सा अनसर्टन दुनिया में जाए, थोड़ा थोड़ा शुरू में अंडरलाइन रखिएगा जरा, पिछले पेज पे जाए जरा, पिछले पेज के लास्ट पैराग्राफ पे हमारी मैनेजमेंट की वक्त ख्वाहिश क्या चल रही है? स्टॉक आउट ना, स्टॉक आउट ना। नेक्स्ट पेज पे आया, पहली सिचुएशन कि लीड टाइम सर्टेन और डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम इज कांस्टेंट। तो इफ सर्टेन लीड टाइम की जगह हो जाए इफ सप्लाई लीड टाइम इज अनसर्टेन एंड डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम इज आल्सो अनसर्टेन। अब आगे पढ़ने से पहले वैसी तरह सोच लेते हैं। मैनेजमेंट की ख्वाहिश ध्यान में रखिएगा इस स्टोरी को पढ़ते हुए कि स्टॉक आउट ना हो। अब अगर सप्लाई लीड टाइम अनसर्टेन है तो यहाँ फिर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। आप अगर ये चाहते हैं कि स्टॉक आउट ना हो तो फिर अब आप एक वर्किंग करेंगे कि मैक्सिमम लीड टाइम कहां तक जा सकता है बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल 15 दिन तक। मिनिमम लीड टाइम कितना जा सकता है? 10 दिन फॉर एग्जांपल। और फिर यहाँ से एक एवरेज लीड टाइम का भी कॉन्सेप्ट आएगा, एवरेज लीड टाइम का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एवरेज का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम मींस कहां तक दिन लग सकते हैं, मिनिमम मींस कम से कम कितने लगते हैं, और एवरेज मींस ऑन एवरेज कितने लगते हैं, आम हालात में ऑन एवरेज कितने लगते हैं। ऊपर फर्स्ट लाइन में जाएगा, अगर सप्लाई लीड टाइम सर्टेन है तो फिर वही मैक्सिमम होगा, वही मिनिमम होगा, वही फिर एवरेज होगा, वही एवरेज होगा। लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज है तो कोई मैक्सिमम लीड टाइम की भी स्टोरी होगी, कम से कम दिन भी कितने लगते हैं, ऑन एवरेज कितने लगते हैं, उसकी भी एक वर्किंग हो सकती है। सिमिलरली ऊपर वापस है फर्स्ट लाइन में, अगर डिमांड कांस्टेंट है फिर वही मैक्सिमम डिमांड भी होगी, वही मिनिमम भी होगी, और वही एवरेज भी होगी। लेकिन अगर अनसर्टन है, कांस्टेंट नहीं है, फिर वंस अगेन हम एक डेली या वीकली मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम डिमांड कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज कैलकुलेट करना पड़े तो वो भी करना। ये मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज की गेम कब नहीं होगी? कब नहीं होगी? जब सर्टेनिटीज होंगी। लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज आ जाएं तो फिर मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज की गेम चल पड़ेगी। पिछले पेज में दोबारा देख लें, हमारी इस वक्त ख्वाहिशें चल रही है स्टॉक आउट ना हो, तो आप जरा मैनेजमेंट बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक आउट ना हो तो फिर अब आप अपना रीऑर्डर लेवल कैसे सेट करेंगे? मैक्सिमम डिमांड इन अ डे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज। अब मैक्सिमम, मैक्सिमम तक क्यों जाएंगे आप? मैक्सिमम जितनी डिमांड हो जाए ठीक है, मैक्सिमम जितने दिन लगे लग जाए, हमारा स्टॉक आउट ना हो जाए। लेकिन क्या इस केस में आप एवरेज से कुछ ज्यादा रख रहे होंगे? क्यों रख रहे होंगे? स्टॉक आउट ना हो जाए। तो एवरेज से जितना ज्यादा इस केस में रख रहे होंगे उसे फिर बफर स्टॉक बोलते हैं। बफर स्टॉक मीन सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं। एक ऐसा स्टॉक जो इसलिए रखा हुआ है ताकि स्टॉक आउट ना हो जाए। किस केस में बफर स्टॉक की बहस ही नहीं है। अगर लीड टाइम सर्टेन है, डिमांड कांस्टेंट है, एक यूनिट भी एक्स्ट्रा रखना होल्डिंग कॉस्ट का इजाफी खर्चा है, हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहती है स्टॉक आउट ना हो और दुनिया अनसर्टन है तो फॉर्मूला पहले देख लें, आगे पढ़ के आज आज नहीं आराम से पूरा पढ़ना। सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। If supply lead time is uncertain and demand during the lead time is also uncertain, the reorder level is set at the maximum expected consumption of material item during the supply lead time. This is underline करना है. This is more than the average usage during supply lead time. As a result, inventories hold. As a result, more inventories hold than is needed on average. सही कहा जा रहा? Yes, sir. यहां से फॉर्मूला डेवलप हो गया अनसर्टेन दुनिया में, मैक्सिमम डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज। बिकॉज अज्यूम हुई है सपोज 1500 तक डिमांड हो सकती है और 10 क्या है, 10 तक मैक्सिमम दिन जा सकते हैं। तो जिस दिन 15,000 यूनिट्स रह जाएंगे उस दिन आप क्या करेंगे? ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और 10 दिनों में अगर 10 लग भी जाएं और हर दिन डिमांड 1500 तक चली भी जाए तो इंशाल्लाह फिर स्टॉक आउट नहीं होगा। समझ आ रही कुछ? एनी कंफ्यूजन?
एक लाइन अंडरलाइन करने से आ गया, द इन्वेंट्री हेल्ड in excess of average requirement in order to remove the risk of stock out is called as safety inventory, safety stock या buffer stock. सेंस क्या है बफर स्टॉक नहीं, मतलब सेंस क्या है, स्टॉक आउट ना हो और एवरेज से जितना ज्यादा रखने होंगे वो फिर बफर स्टॉक। तो क्या यहाँ से कोई बफर स्टॉक का फॉर्मूला भी बन सकता है, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, और इसको फिर कंपेयर किससे कर लेंगे, एवरेज स्टॉक से। एवरेज कैसे, एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम, और इनका जो डिफरेंस होगा वो बफर स्टॉक। एक फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है हिम्मत मारा, मैक्सिमम डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज, ये क्या आ गया, रीऑर्डर लेवल। तो मैक्सिमम की बेस पे जो रीऑर्डर लेवल है उसमें से क्या माइनस कर दें, एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम, जो डिफरेंस आएगा, कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, ये बफर स्टॉक। फॉर्मूले की सेंस समझ आ रही, इससे कितना ज्यादा, एवरेज से जितना ज्यादा, एवरेज से जितना ज्यादा आपने रखा हुआ है वो बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक की सिचुएशन उस वक्त आती है जब अनसर्टेनिटीज हो जाए लीड टाइम एंड डिमांड। एक नजर फॉर्मूला फाइनल करने दो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है, एनी कंफ्यूजन सर? क्या बफर स्टॉक पे भी होल्डिंग कॉस्ट आएगी? बस एक लास्ट थोड़ा सा पैराग्राफ फाइनल कर लें, बाकी फिर क्वेश्चंस करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री एक लिखा हुआ, नेक्स्ट स्टडिंग एक एवरेज इन्वेंट्री, कंसंट्रेट फुल करोगे। अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो तो अभी तक आपको एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला पता है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, नहीं ऑर्डर्स, अब एवरेज इन्वेंट्री की बात करें, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री वही जो अभी हम ईओकी की वर्किंग में कर रहे थे, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। तो यहाँ रीऑर्डर क्वांटिटी लिखा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, ऑर्डर साइज की बात हो रही है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, नहीं समझ आएगा? किस केस में ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 हमारा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है? क्या नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे होंगे, इफ री ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू, हो सकती है हमेशा? क्या ईओक्यू से डिफरेंट भी हो सकता है ऑर्डर साइज? अगर ईओक्यू के मुताबिक होगा तो फिर एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, ईओक्यू डिवाइड बाय 2, ईओक्यू डिवाइड, व्हाट इज ईओक्यू, ऑर्डर साइज एट ईओक्यू लेवल डिवाइड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर हो जाए सेफ्टी स्टॉक सिचुएशन, तो एक सेकंड मेरा बोर्ड पे देखा, दोबारा एक ग्राफ ध्यान में लाया, यूनिट्स टाइम, अगर तो सेफ्टी स्टॉक नहीं है, अनसर्टेनिटीज नहीं है, फिर तो हम एंड तक आते होंगे, आखिरी यूनिट उठाते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह नया आ जाता होगा ना। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक है तो क्या सेफ्टी स्टॉक आप मेंटेन कर रहे होंगे, ये सेफ्टी स्टॉक ऐसे मेंटेन हो रहा होगा या सेफ्टी स्टॉक ऐसे 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 हो रहा होगा? ये क्या करूं मैं, ऐसे ऐसे का मतलब है, सेफ्टी स्टॉक एहतियातन हमने रखा होगा और हमारी ख्वाहिश होगी कि इसमें से ना ही उठाना पड़े, हाँ इन केस जब कभी जरूरत पड़े तब उठाएंगे। तो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखेंगे आप, ग्राफ बना रहा हूं सर, ग्राफ बना रहा हूं सर, और आपकी ख्वाहिश होगी लेट्स से 2000 यूनिट्स है, आपकी ख्वाहिश होगी जो यूनिट्स ऑर्डर में आ रहे हैं वो मैक्सिमम कहां तक जाया करें और दोबारा नहीं आ जाया करें, तो आपके एंड तक आ रहे, जीरो तक आ रहे होंगे। तब इस केस में स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट कितने यूनिट्स पे इंकर होगी,
क्या ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 होगा? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 होगा, लेकिन उसमें प्लस सेफ्टी स्टॉक भी डिवाइड बाय 2 होगा, प्लस सेफ्टी स्टॉक एज इट इज। सेफ्टी स्टॉक एज इट इज क्यों आ रहा है? वंस अगेन देखिए, अभी इस वक्त ना डिसीजन हो रहा है, हम इन स्टॉक की यूनिट्स को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है जब रियल लाइफ में जाएं अगले साल, इस वक्त सॉर्ट ऑफ बजटिंग हो रही है, हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर करें, तो इस वक्त इनिशियली हमारी ख्वाहिश क्या होगी कि ये सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स ना उठाने पड़े, लेकिन अगर एक्चुअली उठाने पड़ गए तो फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा डिसाइड करेंगे कि कितना सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए था, जिसमें जब उठाना पड़ गए तो दोबारा एस्टिमेट्स होंगे। इज इट एन एक्चुअल वर्किंग या इट इज अ बजटेड वर्किंग? इस वक्त हम डिसीजन ले रहे हैं, क्या ये होने के बाद डिसीजन हो रहा है, ये पहले डिसीजन हो रहा है कितने यूनिट्स रखेंगे, इंशाल्लाह कितना ऑर्डर साइज रखेंगे। तो ख्वाहिश हमारी क्या होगी कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रहे और ऑर्डर डेफिनेटली इस्तेमाल हो जाए। तो ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 और प्लस सेफ्टी स्टॉक समझ आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 नहीं होना, व्हाई नॉट? लेकिन आपके पास लिखा हुआ है, ग्राफ बाद में बना लीजिएगा, पहले जरा एक मिनट जरा फार्मूला फाइनल करो। अगर सेफ्टी स्टॉक हो तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरी स्टॉक? रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक एज इट इज हो जाएगा। और अगर ईओ के लेवल पे आप वर्किंग कर रहे हैं तो रीऑर्डर क्वांटिटी ईओ की हो जाएगी और सेफ्टी स्टॉक एज इट इज आ जाएगा। बाकी अब डायग्राम अगर हेल्पफुल है तो बना ये 2000 आई एम अज्यूमिंग सेफ्टी स्टॉक। एनी कंफ्यूजन सर? फाइनल ये शायद सब इकट्ठे कर लें मेरे ख्याल इस वक्त। अब एक दफा इकट्ठे कर लें, फिर इंशाल्लाह वीकेंड तक डिसाइड कर लें, वीकेंड तक इकट्ठे कर लें। जी सर, घर के लिए बता दें किस तरतीब से क्या करना है आपने। पेज नंबर जरा बता दीजिए। रिंग का पेज नंबर और इनकी रिवीजन के बाद असल में क्वेश्चन नंबर 6 तो पास का पेज नंबर। जज़ाकल्लाह सर, जरूर टाइम दें सर।